नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अपनी तैयारी में जुट चुके होंगे और बड़े बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को शेड्यूल करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। और निश्चित रूप से हम आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 72वीं बीपीएससी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और जो टॉपिक हम प्रतिदिन कवर करते हैं वो भारत की किसी भी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा हो या अन्य राज्य आयोगों की कोई परीक्षा हो। ठीक है ना। तो इन टॉपिक का, जैसे हम टॉपिक अभी राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर की जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं प्रतिदिन हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में जो है आज का टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, इस नेहरू रिपोर्ट टॉपिक को दोस्तों बड़े ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इसकी जितनी बारीकियां हैं उस सब पे आज हम चर्चा करने वाले हैं और हर उस चीज को जानने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फालतू बकवास हम करते नहीं, ये इतने दिन के सेशन में आपको पता चल चुका होगा। बात वही करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा में आपको लाभ पहुंचाएगी, कहीं ना कहीं आपके परीक्षा हॉल में सवाल सही करवाएगी। ठीक है ना। तो आज की चर्चा नेहरू रिपोर्ट के संबंध में है। दोस्तों ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये वही नेहरू हैं जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था। इनका नाम है मोतीलाल नेहरू। ये मोतीलाल नेहरू दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ठीक है ना। और तत्कालीन समय में, मतलब हम 1928 ईस्वी की बात कर रहे हैं, नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में जो है तैयार की गई थी। किसके नेतृत्व में तैयार की गई थी? तो मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में तैयार की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो आज के इस पूरे सेशन को बड़े ही ध्यान से देखिए। निश्चित रूप से अगर यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों तो आज के इस सेशन में जरूर होंगे। ठीक है ना। ये नेहरू रिपोर्ट जो है दोस्तों, यह भारत के संवैधानिक विकास का जो है एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में जो है इसे हम जानते हैं। भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास का यह एक महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित करता है दोस्तों, यह नेहरू रिपोर्ट। हुआ क्या था कि जब साइमन कमीशन भारत आया था, कौन? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? भारत में इसका गठन की अगर बात करें तो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और यह भारत में पहली बार 3 फरवरी 1928 को जो है आया था। सर्वप्रथम कहाँ पे पहुंचा था? तो बम्बई में पहुंचा था। जहाज से आया था तो बम्बई में उतरा था। ठीक है ना। तो साइमन कमीशन क्यों आया था? 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम जो लागू किया गया था, 1919 का अधिनियम, उस पे एक रिपोर्ट बनाने के लिए आया था कि उसके प्रभाव भारतवर्ष में जो है वो किस प्रकार के रहे, उसी पे रिपोर्ट तैयार करना इस साइमन कमीशन का उद्देश्य था दोस्तों। ठीक है, इसे व्हाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं, व्हाइट कमीशन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। इसी समय क्या हुआ कि साइमन गो बैक के नारे भारत में लगाए जाने लगे, साइमन कमीशन का विरोध किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सभी अंग्रेज ही शामिल थे। 7 सदस्य थे टोटल। उन 7 सदस्यों में से 7 जो थे वो अंग्रेज ही थे। इसमें भारतीय को, एक भी भारतीय को जो है स्थान नहीं दिया गया था। ठीक है ना। तो उसी समय पे जो भारत सचिव थे, कौन? भारत सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड नाम के भारत सचिव उस समय थे। तो इन्होंने क्या किया था? भारतीयों को चुनौती दी थी कि अरे तुमको लगता है कि बहुत काबिल हो तो एक ऐसा संविधान बनाओ जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही समान रूप से स्वीकार्य हो। तो ये लॉर्ड बर्कनहेड जो तत्कालीन समय में भारत सचिव थे, इसने चुनौती दी थी भारतीयों को। तो इस चुनौतियों को भारतीयों ने स्वीकार भी किया और नेहरू रिपोर्ट के रूप में जो है एक संवैधानिक ढांचा भी बना करके, इन्होंने एक प्रारूप बना करके जो है अंग्रेजी सरकार को सौंपी भी थी दोस्तों। ठीक है ना। तो इसलिए यह नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है
अब हम इससे संबंधित जितनी भी बारीक बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। अब भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, भारतीय प्रमुख नेताओं ने क्या किया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब शुरू होती है नेहरू रिपोर्ट का कार्यक्रम कि उसे कैसे बनाया जाएगा। ठीक है ना, प्रारूप कैसा होगा, उस पर चर्चा होने लगी। तो इसके लिए क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले चुनौती को स्वीकार किया, भारतीय नेताओं ने इसके लॉर्ड बर्कनहेड के चुनौती को स्वीकार किया। उसके बाद 28 फरवरी 1928 ईस्वी को, कब, 28 फरवरी 1928 ईस्वी को जो है एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। कब, 28 फरवरी 1928 ईस्वी को, कहाँ पे, नई दिल्ली में। दिल्ली में जो है दोस्तों, तत्कालीन समय में नई दिल्ली का अस्तित्व नहीं था, इसको दिल्ली समझिए। दिल्ली में तत्कालीन समय में जो है पहला सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। कब, 28 फरवरी 1928 ईस्वी को। और इस सम्मेलन में 29 राजनीतिक संस्थाओं को, जो उस समय अस्तित्व में थी, उन 29 राजनीतिक संस्थाओं को जो है बुलाया गया इस सर्वदलीय सम्मेलन में। कितने राजनीतिक संस्थाओं को, 29 राजनीतिक संस्थाओं को। तिथि क्या थी, 28 फरवरी 1928। स्थान कौन सा था, दिल्ली। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इस सर्वदलीय सम्मेलन के बाद, ये फरवरी की बात है, 28 फरवरी 1928 की, फिर 10 मई 1928 को, 10 मई 1928 को बंबई में जो है दूसरी बैठक आयोजित की गई। ठीक है, दूसरी बैठक आयोजित की गई नेहरू रिपोर्ट के संबंध में। और यहाँ पे एक 8 सदस्यीय समिति का जो है गठन किया गया। ठीक है, कितने सदस्यीय समिति का, 8 सदस्यीय समिति का। तो यह परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि नेहरू रिपोर्ट बनाने वाली जो समिति थी उसमें कुल कितने सदस्य थे, कुल 8 सदस्य। इसे ध्यान रखेंगे। और इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। ठीक है, यह बहुत बड़े अधिवक्ता भी थे। ठीक है ना, जो कानून के जानकार व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू। और इस समिति के अन्य सदस्य कौन थे, अध्यक्ष तो मोतीलाल नेहरू हो गए। ठीक है, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था, इन्हीं के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई थी। ठीक है, अब इस समिति के जो अन्य मुख्य सदस्य थे वो कौन थे, वो थे सुभाष चंद्र बोस, सर तेज बहादुर सप्रू, सर इमाम अली, GR प्रधान, MS अने, शोएब कुरैशी और सरदार मंगल सिंह। इन नामों से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जो सदस्य थे नेहरू रिपोर्ट के लिए बनाने के लिए जो समिति गठित हुई थी, उसमें सदस्य कौन कौन थे, अध्यक्ष तो हुए मोतीलाल नेहरू, और सदस्य थे सुभाष चंद्र बोस, सर तेज बहादुर सप्रू, सर इमाम अली, GR प्रधान, MS अने, शोएब कुरैशी और सरदार मंगल सिंह। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से। ठीक है ना। और इस समिति ने, क्योंकि चैलेंज था, चुनौती था, तो जब कोई आपको चुनौती दे देता है तो चुनौती को चेंज करने में बड़ा मजा आता है। ठीक है ना। तो इन लोगों ने भी इतना तेजी से कार्य किया कि जुलाई तक जाते जाते रिपोर्ट बना दिया। मई से काम स्टार्ट किया रिपोर्ट बनाने का, और जुलाई 1928 तक जाकर के जो है इस रिपोर्ट को कार्य रूप दे दिया, मतलब तैयार कर दिया गया। ठीक है ना। किसके नेतृत्व में, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। अब एक बार हम नेहरू रिपोर्ट में जो मुख्य सिफारिशें की गई थी, जिन संवैधानिक सिद्धांतों को शामिल कर लिया गया था, एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यही जो बिंदु हैं जिस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपसे परीक्षा में अगर पेपर को टफ बनाने का प्रयास करेगा कमीशन, तो इन्हीं पॉइंट्स को दे देगा और पूछेगा कि नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु शामिल थे या नहीं थे। ठीक है। तो अगर हम नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों की बात करें तो सबसे पहला बात जो था वो क्या था, डोमिनियन स्टेट का दर्जा, अधिराज्य का दर्जा, यह सबसे प्रमुखता से शामिल किया गया था। ठीक है। मतलब क्या कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर अन्य स्वशासी उपनिवेशों जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तरह एक औपनिवेशिक स्वराज्य का जो है दर्जा मिले। ठीक है। एक औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा मिले, तो मतलब डोमिनियन स्टेट वाली बात समझ में आ गई आपके। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया था वह था संघीय ढांचा। ठीक है ना। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश
भारत के जो प्रांत हैं और जो भारतीय रियासत हैं उन दोनों का ही समावेश होगा, ठीक है ना। एक ऐसे संघीय ढांचे के निर्माण की बात की गई थी जिसके अंदर ब्रिटिश प्रांत तो शामिल होंगे ही, उसके साथ साथ रियासतों का भी जो है समावेश होगा, उनको मिला दिया जाएगा। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु था उत्तरदायी शासन की स्थापना, ठीक है ना। यह कहा गया, यह प्रावधान किया गया कि केंद्र में और प्रांत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा किया है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई थी। प्रांतों में क्या किया गया था, द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई थी। तो यह प्रावधान किया गया कि केंद्र में और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होनी चाहिए और प्रांतों से ये द्वैध शासन जो है, इस द्वैध शासन को क्या किया जाना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, ठीक है ना। प्रांतों से द्वैध शासन को पूर्ण रूप से खत्म कर देना चाहिए, यह प्रावधान किया गया था नेहरू रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। अब अगर संसदीय ढांचे की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट में यह उल्लेख था कि केंद्र में द्विसदनीय विधानसभा की स्थापना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केंद्र में द्विसदनीय विधानसभा की स्थापना होनी चाहिए। अगर हम शक्तियों के विभाजन की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट में यह उल्लेख था कि अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वह स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार के पास, केंद्र के पास सुरक्षित होनी चाहिए, ठीक है ना। अब तक क्या था, अब तक जो अवशिष्ट शक्तियां थी, इवन हम 1935 ईस्वी के अगर अधिनियम की भी बात करें, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की भी बात करें तो इस समय तक भी क्या था कि अवशिष्ट शक्तियों को अंग्रेजों ने कभी छोड़ा नहीं, अपने से अलग नहीं रखा। अवशिष्ट शक्तियों को गवर्नर जनरल के हाथ में दे दिया जाता था कि वही इसमें निर्णय लेंगे, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट में यह व्यवस्था की गई थी, यह उल्लेख किया गया था कि अवशिष्ट शक्तियां जो हैं यह केंद्र के पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पृथक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन की वकालत की गई, ठीक है ना। पृथक निर्वाचन के स्थान पे संयुक्त निर्वाचन की वकालत की गई। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा क्या किया गया था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी और सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई थी, ठीक है ना। पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया कि इस पृथक निर्वाचन वाले प्रावधान को खत्म करो और संयुक्त निर्वाचन वाले प्रावधान को जो है लागू करो। लेकिन अगर किसी क्षेत्र विशेष में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या कम है तो उनके लिए उस क्षेत्र विशेष में, ये ना कि पूरे भारत में, उस क्षेत्र विशेष में जहां उनकी आबादी कम है तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो है सीटों का आरक्षण होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जहां पे वो अल्पसंख्यक हो वहां पे, ठीक है ना, मतलब पंजाब और बंगाल को छोड़ के जहाँ पे क्योंकि यहाँ पे उनकी आबादी ठीक ठाक थी, तो इन दोनों जगहों को छोड़ के जो है उनके लिए जहाँ पे जनसंख्या उनकी कम है तो अल्पसंख्यकों के जनसंख्या के अनुपात में जो है सीटों के आरक्षण की बात नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे। अगर हम नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार की बात करें तो नागरिकों के लिए बुनियादी स्वतंत्रताओं और लगभग 19 मौलिक अधिकार जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, समूह के लिए कानून समान हो, इस तरह के प्रावधान नेहरू रिपोर्ट में किए गए थे दोस्तों, ठीक है ना। बुनियादी स्वतंत्रता के साथ लगभग 19 मौलिक अधिकारों की बात नेहरू रिपोर्ट के अंदर की गई थी, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख था कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। मतलब क्या कि जो राष्ट्र होगा, जो भारत होगा, वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, ठीक है ना। मतलब राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है, लोगों की अपनी मान्यताएं हैं, लोग अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपने पसंद के धर्म का जो है पालन करेंगे, संरक्षण करेंगे। लेकिन राष्ट्र के रूप में भारत का जो है कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा कि यह हिंदू राष्ट्र है या यह मुस्लिम राष्ट्र है, ऐसा नहीं। भारत के राष्ट्र की जो प्रकृति होगी कैसी होगी,
धर्मनिरपेक्ष प्रकृति होगी, ठीक है ना। उसके बाद जो प्रांतों का गठन पुनर्गठन हो वो किस आधार पे हो, भाषाई आधार पे हो। भाषाई आधार पे प्रांतों के पुनर्गठन की बात की गई थी नेहरू रिपोर्ट में दोस्तों, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अगर हम मताधिकार की बात करें तो महिलाओं को तो मताधिकार तो खैर 1919 ईस्वी में भारत के 2-3% लोगों तक थी मताधिकार, ठीक है। 35 तक जाते जाते वो 30% के आसपास पहुंची थी, ठीक है ना। लेकिन अब भी बहुत लोगों के पास मताधिकार नहीं था। तो नेहरू रिपोर्ट में ये बात बोला गया था, इस बात को शामिल किया गया था कि पुरुषों और महिलाओं के लिए सभी नागरिक अधिकार समान हों और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था हो। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात नेहरू रिपोर्ट में की गई थी और पुरुषों और महिलाओं के लिए जो है समान नागरिक अधिकारों का जो है पैरवी किया गया था, ठीक है, इसकी व्यवस्था की गई थी। अगर हम संस्थागत सुधारों की बात करें तो एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी, ठीक है, एक प्रतिरक्षा समिति के गठन की बात की गई थी और सिंध को और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को जो है पूर्ण प्रांत का दर्जा दिए जाने की बात भी की गई थी। सिंध को और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को जो है एक पूर्ण प्रांत के रूप में स्थापित करने, दर्जा देने की बात की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना की बात की गई थी दोस्तों। अब यहाँ से आप एक चीज को कंपेयर करेंगे। हमने अपने पिछली कक्षाओं में बहुत डिटेल में सर्वोच्च न्यायालय आदि पर चर्चा किया हुआ है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, एक सर्वोच्च न्यायालय की, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी ना। उसके बाद क्या किया गया था, 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था, एडन को अलग किया गया था, सिंध को बंबई से अलग किया गया था, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये प्रावधान जो 1935 ईस्वी का अधिनियम के द्वारा पटल पे आए थे, इन सभी बातों का जिक्र जो है नेहरू रिपोर्ट में जो हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने किया था और बेहद स्पष्ट तरीके से किया था। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नेहरू रिपोर्ट को तो अस्वीकार कर दिया गया, उस पर प्रतिक्रियाएं भी हुई, कुछ नेताओं ने उसे अच्छा कहा, कुछ नेताओं ने उसे अच्छा नहीं कहा, ठीक है। लेकिन जो बाद में कालांतर में जो सुधार हुए, अंग्रेजों के द्वारा जो अधिनियम लाए गए, तो उसमें कहीं ना कहीं नेहरू रिपोर्ट में उल्लिखित प्रावधानों का जो है प्रतिबिंब दिखता है। ये इन बिंदुओं से आप समझ सकते हैं कि नेहरू रिपोर्ट में भी सिंध की बात की गई थी कि इसको पृथक प्रांत का दर्जा दिया जाए, जो 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा किया भी गया था दोस्तों, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। तो हम पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि नेहरू रिपोर्ट को आप 100% अंग्रेजों ने खारिज कर दिया। कहीं ना कहीं उसके जो प्रावधान थे उसको वर्तमान भारतीय संविधान में भी कहीं ना कहीं स्थान मिला हुआ है, ठीक है ना, किसी न किसी रूप में स्थान मिला हुआ है। 1935 के अधिनियम में भी उसे स्थान दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेजों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था दोस्तों, ठीक है। अब हम प्रतिक्रियाओं की बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने समर्थन दिया था नेहरू रिपोर्ट को, कुछ ऐसे नेता भी थे जिन्होंने विरोध किया था। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने प्रतिनिधित्व के सवाल का बेहतरीन समाधान बताया था नेहरू रिपोर्ट को, ठीक है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट को प्रतिनिधित्व के सवाल का बेहतरीन समाधान के रूप में इंगित किया था दोस्तों। अगर हम कुछ राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं की बात करें तो मौलाना आजाद थे, डॉक्टर अंसारी थे, हकीम अजमल खान थे, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट का पूर्ण समर्थन किया था, ठीक है ना। आजाद जी, अंसारी जी और हकीम अजमल खान, इन्होंने अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया था नेहरू रिपोर्ट को। उसके साथ ही जो कुछ हिंदुवादी नेता थे जिनमें लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय जी की अगर बात करें तो स्वराज की दिशा में एक प्रकाश स्तंभ कहा था नेहरू रिपोर्ट को, ठीक है ना। यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाए, ठीक है ना। नेहरू रिपोर्ट को लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय जी ने जो है स्वराज की दिशा में एक प्रकाश स्तंभ का दर्जा दिया था, प्रकाश स्तंभ कहा था दोस्तों, ठीक है। अगर हम मतभेद की बात करें, नेहरू रिपोर्ट के विरोध की बात करें तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था।
मुस्लिम लीग के दो गुट थे, एक जिन्ना वाला गुट था, मोहम्मद अली जिन्ना वाला गुट, और एक गुट था सफ़ी गुट, ठीक है ना। तो दोनों के अपने अपने तर्क थे। तो जो जिन्ना वाला गुट था मुस्लिम लीग का, तो जिन्ना ने क्या किया, कलकत्ता अधिवेशन में जो दिसंबर 1928 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था, उसमें 3 मुख्य संशोधन पेश किए नेहरू रिपोर्ट के संबंध में। जो नेहरू रिपोर्ट के प्रावधान थे उसमें 3 संशोधन जो है इसने बताया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने और इसके नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने, ठीक है ना। वो 3 संशोधन कौन कौन से थे? एक पहला थे कि 1/3 केंद्रीय आरक्षण मिलना चाहिए, पंजाब बंगाल में आरक्षण मिलना चाहिए अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, और अवशिष्ट शक्तियां जो है वो प्रांतों को देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अंग्रेज चाहते थे कि अवशिष्ट शक्ति गवर्नर जनरल के पास, वायसराय के हाथ में निहित रहे, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में प्रावधान था कि अवशिष्ट शक्तियां जो है उसके लिए अधिकारिता केंद्र के पास होना चाहिए, लेकिन जिन्ना जी का अलग सुर था। इन्होंने कहा कि अवशिष्ट शक्तियों को जो है प्रांतों को सौंप देना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसे खारिज कर दिया गया, ये मानने लायक बात ही नहीं थी। तो जब इसे खारिज कर दिया गया तो जिन्ना ने इसे रास्तों का अलग होना कहा कि रे भाई, हम अब अलग हो रहे हैं, ये पकड़ो तुम अपना रिपोर्ट, हम चले अब अपने तरीके से हम काम करेंगे, ठीक है। और इससे इतर जाकर के मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है 14 सूत्री मांगे पेश की, ठीक है ना। कौन सी मांगे? 14 सूत्री मांगे। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि 14 सूत्री मांगों का संबंध है किस व्यक्ति से है? मोहम्मद अली जिन्ना से है, ठीक है। और किसके संबंध में है? तो नेहरू रिपोर्ट के संबंध में है, ठीक है ना। तो जिन्ना ने 3 संशोधन पेश किए थे, एक वही आरक्षण को लेकर के, एक अवशिष्ट शक्तियों को लेकर के, ठीक है, और एक तिहाई केंद्रीय आरक्षण को लेकर के, एक पंजाब बंगाल के आरक्षण को लेकर के, एक अवशिष्ट शक्तियों को लेकर के, जिसे अस्वीकार कर दिया गया अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा। तो क्या जिन्ना ने कहा कि ये रास्तों का अलग होना है, मतलब तुम अब चलो अपने दिशा में, हम चलेंगे अपने दिशा में, मतलब अब हम कभी जुड़ ही नहीं सकते हैं, ये हम कभी नहीं जुड़ सकते हैं, तुमको इधर जाना है जाओ, हम इधर जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद मुस्लिम लीग का एक दूसरा गुट था सफ़ी गुट, उसने इस रिपोर्ट को, नेहरू रिपोर्ट को जो है मुस्लिम हितों के विपरीत बताया और अप्रजातांत्रिक बताया, अलोकतांत्रिक बताया, मुस्लिम हितों के विपरीत भी बताया और अप्रजातांत्रिक बताया। जिन्ना ने कम से कम 14 सूत्री मांगे तो रखी थी, जिन्ना ने कम से कम 3 संशोधन तो पेश किया था, तो लॉजिक समझ में आता है कि वो ये चाहता था। लेकिन ये सफ़ी गुट वाले जो मुस्लिम लीग के नेता थे, इन्होंने तो सीधे सीधे खारिज कर दिया कि भाई तुम्हारा नेहरू रिपोर्ट जो है यह मुस्लिम और अल्पसंख्यकों के हितों के विपरीत है, यह अप्रजातांत्रिक है, यह अलोकतांत्रिक है, ठीक है। वहीं जो कुछ युवा राष्ट्रवादी नेता थे, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट किसने बनाया था? मोतीलाल नेहरू ने बनाया था, और मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। तो जब पिताजी ही एक्शन मोड में हैं तो उनके पुत्र तो युवा थे ना, जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन उस समय युवा थे, जवान थे बिल्कुल, ठीक है। तो ये युवा राष्ट्रवादी नेता जो थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, ये डोमिनियन स्टेट मतलब अधिराज के दर्जे की मांग से संतुष्ट नहीं थे। ये चाहते थे कि भाई ये डोमिनियन स्टेट फेस्टेट से काम नहीं चलेगा, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है ना, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। यह मांग किसकी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू की, कि हम डोमिनियन स्टेट से संतुष्ट नहीं हैं, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है ना। और इन्हीं नेताओं के, इन्हीं दोनों नेता के विरोध में जो है कांग्रेस के भीतर एक इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन भी किया गया था, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जो है इसी समय किया गया था दोस्तों, ठीक है ना। क्यों? पूर्ण स्वराज की मांग के लिए प्रेशर बनाने के लिए नेहरू और बोस जैसे युवा राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयासों से, ठीक है। अगर हम सिख संगठनों की बात करें तो सेंट्रल सिख लीग के अध्यक्ष थे सरदार खरग सिंह। सरदार खरग सिंह ये सेंट्रल सिख लीग के अध्यक्ष थे और इन्होंने नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरीके से जो है खारिज कर दिया, ठीक है। इन्होंने नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। अब बात कर लेते हैं रियासतों की।
तो जो रियासत के जो शासक थे वो संघीय सरकार के प्रति उत्तरदायी होने का विरोध कर रहे थे। ठीक है ना, जो रियासत में जो राजा थे, महाराजा थे, ये संघीय सरकार में शामिल नहीं होना चाहते थे। केंद्र के साथ, संघ के साथ, भारत संघ में अपना समन्वय नहीं चाहते थे, विलय नहीं चाहते थे। और इन रियासत के शासकों ने जो है कि संघीय सरकार के प्रति उत्तरदायी होने का विरोध किया और वो खुद को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन मानते थे और ब्रिटिश क्राउन के अधीन ही जो है वह रहना भी चाहते थे दोस्तों। ठीक है, अब एक बार इसके ऐतिहासिक नेहरू रिपोर्ट के ऐतिहासिक महत्व की बात कर लेते हैं दोस्तों। यह भारतीयों के द्वारा पहला सफल संवैधानिक प्रयास था। ठीक है ना, इससे क्या हुआ, देश के लोगों के अंदर जो है राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। क्यों, इसलिए भी देशवासियों का ध्यान नेहरू रिपोर्ट के ऊपर अटका पड़ा था क्योंकि यह नेहरू रिपोर्ट बनाने के लिए, एक संविधान बनाने के लिए, संविधान का प्रारूप बनाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा, लॉर्ड बर्कनहेड के द्वारा एक चुनौती दी गई थी भारतीयों को। और जो भारतीय प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने उस चुनौती को सहृदयता से स्वीकार किया और प्रयास भी किया कि एक संविधान बनाया जाए। और उन्होंने बनाया भी, जिसकी छाप आप 1935 ईस्वी के अधिनियम में और वर्तमान भारतीय संविधान में भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार एक राजनीतिक चेतना जगाने में जो है इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा था नेहरू रिपोर्ट का दोस्तों। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो क्या चाहते थे कि अंग्रेज ऐसा जो कोई व्यवस्था कर ले रहा है और बस खींचता जा रहा है अपने प्रशासन को, अपने टाइम पीरियड को, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक लकीर खींचो। ठीक है ना, एक लकीर खींचो कि भाई हम इस देर तक भारत को छोड़ के चले जाएंगे, भारत को आजाद कर देंगे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस बात के पक्षधर थे। ठीक है ना, तो इसी क्रम में महात्मा गांधी ने जो है कांग्रेस के नेतृत्व में चेतावनी दी कि अगर नेहरू रिपोर्ट को 31 दिसंबर 1929 तक स्वीकार नहीं किया गया, अगर नेहरू रिपोर्ट जो भाई तुमने हमसे बनवाया है, हमने टाइम से पहले ही बना के दे भी दिया, 3 महीना में तैयार कर दिया, तो अब तुम लागू करने में, इसको स्वीकार करने में आनाकानी क्यों कर रहे हो, क्या परेशानी है? और जब यही करना था तो बनवाए क्यों? तुमको भारतीय प्रतिभा पे संदेह था ना कि कोई भारतीय अपने लिए एक ऐसा संविधान नहीं बना सकता है जो सबको मान्य हो, सबको स्वीकार हो। लो, ये रहा संविधान, अब इसे स्वीकार करो। तो उसके लिए समय सीमा महात्मा गांधी ने खींच दी कि 31 दिसंबर 1929 ईस्वी तक रिपोर्ट को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग के साथ जो है सत्याग्रह शुरू करेगी। और इसी की परिणति हुई कि 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है वो क्या हुआ दोस्तों, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो रावी नदी के तट पे आयोजित किया गया था लाहौर अधिवेशन, इसमें क्या हुआ, इसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है वह पारित किया गया कि भाई अब हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, अब तुम्हारी इस ललो चप्पो से अब काम नहीं चलेगा, समझ, हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए। और नहीं तो तुम 31 दिसंबर 1929 तक रिपोर्ट को स्वीकार कर लो। अगर उस दिशा में आगे बढ़ोगे तो ठीक है, उसको स्वीकार करोगे तब तो ठीक है, और नहीं करोगे तो हमको पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो यह संकल्प 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है स्वीकार किया गया था दोस्तों। यह इसी की परिणति थी। ठीक है, इसके साथ ही हम बात करते हैं दोस्तों दीपावली घोषणा की। यह दीपावली घोषणा आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है कि दीपावली घोषणा क्या है। तो दीपावली घोषणा जो है एक अनाउंसमेंट था जो तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने घोषणा किया था। क्या घोषणा किया था कि हम 31 अक्टूबर 1929 को जारी इस दीपावली घोषणा में, क्योंकि इस समय इसका दीपावली घोषणा नाम क्यों दिया गया था इस इरविन के अनाउंसमेंट का, क्योंकि यह दिवाली के आसपास जो है यह घोषणा किया गया था। और इसमें यह इरविन ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार का जो अंतिम उद्देश्य है
वह है भारत को अधिराज्य का दर्जा देना, मतलब डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देना। भारत का जो है ये ब्रिटिश सरकार यही चाहती है कि हम जल्दी से जल्दी भारत को अधिराज्य का दर्जा दे दें, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दें, मान लें। लेकिन कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की थी इसने, ठीक ना। इस दीपावली घोषणा के तहत लॉर्ड इरविन ने कहा था कि भाई संवैधानिक मुद्दों पे, विवादों पे जो है गोलमेज सम्मेलन आयोजित होगा, उसमें हम चर्चा करेंगे। तो दीपावली घोषणा समझ गए, किसने घोषणा किया था? लॉर्ड इरविन ने इस दीपावली घोषणा को 1929 ईस्वी में दीपावली के आसपास घोषणा किया था, इसलिए दीपावली घोषणा के रूप में भी हम इसे जानते हैं, ठीक है। और इसमें यही कहा गया कि ब्रिटिश सरकार का अंतिम उद्देश्य भारत को डोमिनियन स्टेटस देना, अधिराज्य का दर्जा देना, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। हमने विरासत की बात कर ही ली कि यह नेहरू रिपोर्ट का जो संवैधानिक विरासत है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है बहुत सारे नेहरू रिपोर्ट के प्रावधान को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो है मॉडिफाई करके भी उसमें शामिल किया गया था। साथ ही भारतीय वर्तमान संविधान जो है उसमें अनुच्छेद 29 और 30 में जो धार्मिक अधिकारों की बात है, सांस्कृतिक अधिकारों की बात है, संस्कृति के संरक्षण की बात है, तो यह कहीं ना कहीं नेहरू रिपोर्ट से प्रभावित और प्रेरित प्रावधान ही है दोस्तों। लेकिन दूसरी ओर जो इसके एक नकारात्मक पक्ष रहे नेहरू रिपोर्ट का, वो क्या कि भारतीय नेताओं में जो आपसी फूट था वह उजागर हो गया, जिससे भविष्य में अलगाववादी प्रवृत्तियों को जो है बल मिला। अब आपसी फूट किस तरीके से? अब जिन्ना वाली बात हमने कर ली ना, तो वो क्या था? वो भी तो भारतीय नेता ही थे उस समय, तब तो पाकिस्तान बना नहीं था। तो भारतीय नेताओं का आपसी जो उनके बीच में अंतर्द्वंद था, जो द्वंद्व चल रहा था, वो उजागर हो गया, ठीक है ना। उनका आपसी फूट उजागर हो गया और फिर जिन्ना जैसे लोगों ने जब अपना रास्ता अलग कर लिया तो क्या हुआ? अलगाववादी प्रवृत्तियां जो है बलवती होने लगी, उसका विकास होने लगा, जिसकी परिणति हम कालांतर में पाकिस्तान के अलग देश के रूप में देखते हैं दोस्तों। तो यह नेहरू रिपोर्ट का जो है एक नकारात्मक पक्ष भी रहा। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नेहरू रिपोर्ट का प्रमुख लक्ष्य क्या था? डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना, अधिराज्य का दर्जा प्राप्त करना, ठीक है। इसमें प्रावधान अवशिष्ट शक्तियों को लेकर के क्या था कि अवशिष्ट शक्ति जो है वो केंद्र के पास होनी चाहिए, डोमिनियन स्टेट वाली बात यह लक्ष्य था। और शक्ति संतुलन की बात करें तो अवशिष्ट शक्तियां जो हैं यह केंद्र के पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर सुधार की बात करें तो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था होनी चाहिए और महिलाओं और पुरुषों को जो है समान अधिकार मिलने चाहिए, समान नागरिक अधिकार मिलने चाहिए। भाषाई आधार पे जो है प्रांतों के गठन की बात की गई नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है। और सिंध को बॉम्बे से अलग करने की बात करके सिंध को अलग पृथक प्रांत के रूप में दर्जा देने की बात की गई, जो 1935 के अधिनियम में किया भी गया था दोस्तों। इसके साथ ही जो राज्य का स्वरूप होगा नेहरू रिपोर्ट के अनुसार वो क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष स्वरूप होगा, ठीक है ना। और जब यहीं पे दिक्कत हुआ, जब नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया, तो फिर लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में जो रावी नदी के तट पे आयोजित हुई थी, वहाँ पे पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी लाहौर अधिवेशन की। और इसी समय पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था कि अब हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, अब हम डोमिनियन स्टेटस पे नहीं रुकेंगे, ठीक है ना। अगर हम सरकारी प्रतिक्रिया की बात करें तो दमनकारी सुरक्षा कानूनों के माध्यम से जन आक्रोश को दबाने का तो प्रयास किया गया, और यह तो हमेशा ही होता था। तो यह दमन चक्र चलाना यह कोई नई बात नहीं थी दोस्तों। तो इस प्रकार नेहरू रिपोर्ट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें थीं, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी वैचारिक चीज़ें थीं, मतभेद थे, सहयोग थे, उन सब पे हमने चर्चा की है। नेहरू रिपोर्ट में जितने भी प्रावधान थे, जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान थे, उस सब पे हमने बारीकी से चर्चा की है। निश्चित रूप से अगर परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, तो आज के सेशन से ही पूछे जाएंगे। आज के सेशन में ये
सवाल का उत्तर आपको मिलेगा। तो पूरे सेशन को बिना स्किप किए अंत तक जो है बड़े ही ध्यान से देखिए। निश्चित रूप से सारी परतें खुलती चली जाएंगी और सारी कठिनाई जो है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, सब बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और परीक्षा हॉल में अगर सवाल आएंगे इस टॉपिक से तो निश्चित रूप से आपके चेहरे पे जो है वो मुस्कुराहट होंगी। दोस्तों, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ जल्द एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद।